दोस्तों काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि अमेज़न सेलर अकाउंट तो बना लिया लेकिन इसके बाद में बिजनेस जो है वो कैसे करें, इसको जो है वो कैसे ग्रो करें, या फिर ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं लेकिन सिर्फ दो चार ऑर्डर जो है वो डेली मिल रहे हैं, अपने बिजनेस को जो है वो कैसे बढ़ाएं। तो आज इस वीडियो में अपने अमेज़न सेलिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बाकी सेलर्स के भी कुछ रिसर्च के बेसिस पे मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि इस अमेज़न पे जो है वो सक्सेसफुल सेलर हम कैसे बन सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डिटेल में जो है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, अमेज़न सेलिंग पे बिजनेस ग्रो करने से पहले या बाकी सब चीज़ों पे ध्यान देने से पहले हमें चाहिए एक विनिंग प्रोडक्ट। विनिंग प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको बेसिकली हम बेस्ट सेलर बना सके। अब जैसे ही विनिंग प्रोडक्ट का नाम आता है ना, तो काफ़ी सारे सेलर्स के माइंड में या फिर काफ़ी सारे जो नए सेलिंग करना चाहते हैं उनके माइंड में ये आता है कि विनिंग प्रोडक्ट का मतलब तो ये हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बेस्ट सेलर हैं या जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, जो टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी टॉप परफॉर्म कर रहे हैं ना, वहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारा कंपटीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब एक बार किसी प्रोडक्ट की बेस्ट सेलिंग रैंक 50 से ऊपर हो जाती है या फिर वो टॉप 10 में आने लग जाता है, तो वहाँ पे बाकी सारे सेलर्स भी जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं या थोड़ा बहुत डिफरेंस करके उसमें लॉन्च कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है वो आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। आप भी अगर एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे तो जिस भी कैटेगरी में आप डील करना चाहते हैं उसके अगर आप बेस्ट सेलर प्रोडक्ट में जाएंगे और प्रोडक्ट वो क्या प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहे हैं और उसमें अगर आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तो शायद आपको वहाँ पे उतना प्रॉफिट मार्जिन ना मिले। तो अगर हमें बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स में नहीं जाना तो फिर हमें कौन से प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करने हैं। देखिए, अगर सही प्रोडक्ट हमने चूज़ कर लिया ना, सही कैटेगरी हमने चूज़ कर ली, तो हमारी आगे की जर्नी है ना वो एकदम ईजी हो जाती है। प्रोडक्ट चूज़ करना एक तरफ है और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ है, मेरा पर्सनल बिलीव ये है। तो सही प्रोडक्ट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हमें नहीं चूज़ करना है तो हमें कहाँ पे जाना है? देखिए, हमें देखना है कि किस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो बेस्ट सेलर बन जाए। हमें रिसर्च करनी है सेलिंग से पहले। अब रिसर्च जो है ना वो हम ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब हमारे लोकल आसपास में जो भी मार्केट है, जो भी होलसेलर्स है, जिस टाइप का मार्केट है, वहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं। क्या प्रोडक्ट जो है वो नए आ रहे हैं वो देख सकते हैं। हम अलग अलग होलसेलर से मिल सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं, मैन्युफैक्चरर से मिल सकते हैं, इंपोर्टर से मिल सकते हैं। जब हम बाहर निकलेंगे, जाएंगे, देखेंगे, मिलेंगे लोगों से, तब हमें बेसिकली आइडिया आएगा कि कोई प्रोडक्ट जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर कैसे होलसेलर्स के पास में आ रहा है, क्या प्राइस पॉइंट पे आ रहा है। इससे होगा ये कि हम जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हम चूज़ करेंगे, पहली चीज़ तो हम उसको लो प्राइस पे जो है वो परचेस कर पाएंगे। दूसरा, हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का फ़र्क जो है वो पता चलेगा। देखिए, ऑनलाइन में ऑफलाइन में काफ़ी फ़र्क होता है। कई बार चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती लेकिन वो ऑफलाइन मार्केट में अच्छी चल रही होती है, तो अगर हम उनको ऑनलाइन लॉन्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हमें जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो है वो उनको मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके बाद में उनका फिक्स सप्लाई चेन होता है, वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या होता है कि कोई पर्सन जो है उसको ऑनलाइन लेके आते हैं और उस पर जो है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कुछ स्पेसिफिक मार्केट होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग के हब होते हैं जो हो सकता है कि हमारी सिटी के आसपास हो या फिर हमारी सिटी में ही हो, हमें थोड़ा सा बाहर जाके देखने की ज़रूरत होती है। अब जैसे देख लीजिए, सहारनपुर है तो वहाँ पे वुडन के प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर हम बात करें सूरत की, तो टेक्सटाइल मार्केट सूरत में बहुत बड़ा है। तो जो लोग लोकली सूरत से हैं और वो अगर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि एक तो उनके लिए परचेजिंग जो है वो ईजी हो जाएगी, प्रोडक्ट जो है वो ईजिली सोर्स कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस तक लाने की, वो उनकी कहीं ना कहीं बचेगी। अगर वो किसी दूसरी सिटी से माल मंगवाते हैं या कहीं दूर से मंगवाते हैं तो इसके मुकाबले में अगर वो लोकल से मंगवा रहे हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आने वाली है। कंसिस्टेंसी के साथ में भी माल उनको मिलेगा और लो प्राइस पॉइंट पर मिलेगा, और एक हब होने की वजह से वहाँ पे वो कंपेयर कर पाएंगे प्राइस को, और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी जो है वो लो कॉस्टिंग में सोर्स कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गया कि हम प्रोडक्ट रिसर्च करें कि भाई हम किस चीज़ को जो है वो कम प्राइस पॉइंट पे लेके आ सकते हैं और ऑनलाइन जो है वो ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि हम ट्रेंड्स के साथ में जा सकते हैं। काफ़ी सारे ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड के हिसाब से जो है वो नए प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट के अगर हम बात करें 4 या 5 सालों की, तो क्रिएटर्स का या फिर इन्फ्लुएंसर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आया है। जब ये ट्रेंड बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि रिंग लाइट की सेल्स भी काफ़ी बड़ी है, ट्राईपोड्स की सेल भी काफ़ी बड़ी है, डीएसएलआर कैमरास जो पहले कभी प्रोफेशनल्स ही यूज़ करते थे उनकी भी सेल बड़ी है यहाँ पे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे माइक हो गए या वो सारी चीज़ें हुई, तो उनकी सेल्स भी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी है। तो ये एक ट्रेंड है। इस ट्रेंड के साथ में जो चलने वाले प्रोडक्ट हैं
उन प्रोडक्ट को जिन सेलर्स ने लॉन्च किया या जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया शुरू में, जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो वो इसमें काफ़ी पैसा कमाया है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हमें ध्यान देने वाली है प्रोडक्ट सिलेक्शन करते टाइम कि कंसिस्टेंसी के साथ में जो है वो हमें अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो हमने सोर्स किया, 50-100 पीस हमने सोर्स किए, लेकिन जब उसकी सेल आने लगी तो वापस जो है वो प्रोडक्ट हमें मिला ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम थोड़े से कम प्राइस के प्रोडक्ट सोर्स करते हैं इनिशियली लेवल पे, जैसे मान लीजिए कि लगभग 2000 रुपये तक की हम प्रोडक्ट रखते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि हम लो इन्वेस्टमेंट के साथ में ज़्यादा इन्वेंट्री पे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के साथ में। जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू ही 10,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये में हम सिर्फ 5 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपये है या 500 रुपये है, तो वहीं अगर हम बात करें 50,000 रुपये में, तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और लो प्राइसिंग अगर हमारे प्रोडक्ट की रहेगी, तो अगर रिटर्न्स में या किसी भी तरीके से इन ट्रांजिट डैमेज होता है, तो उसका लॉस भी हम कहीं ना कहीं सहन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के मुकाबले जिसकी वैल्यू एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में अगर हम वो प्रोडक्ट चूज़ करके चलते हैं जो प्रोडक्ट को शिपिंग करना आसान रहता है और ट्रांजिट में टूटने के चांसेस कम होते हैं, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है एज ए सेलर। क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहली चीज़ तो ये कि जब हम शिप करते हैं तो हमारे कुरियर के चार्जेस लगते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट का साइज़ बड़ा है या फिर उसका वेट ज़्यादा है, तो या तो डेड वेट के हिसाब से या फिर वॉल्यूमेट्री के हिसाब से हमें जो वो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उसमें कम हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जिनको शिप करना ईजी है, नॉर्मली पॉली बैग में या कार्गेटेड बॉक्स में हम पैक करके ईजिली शिप कर सकते हैं, साइज़ भी छोटा है, तो हमारी पैकेजिंग कॉस्ट उसमें भी जो है वो कमी आएगी और साथ ही साथ हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी कम लगेगी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट चूज़ करना डिपेंड करता है कि भाई आप किस लोकेशन से है, आपके आसपास कौन सा मार्केट है, कौन से मैन्युफैक्चरर के साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, क्या आपके जो मार्केट में नेटवर्क जिसको बोल सकते हैं वो नेटवर्क आपका कैसा है कि भी आप कहाँ से जो प्रोडक्ट सोर्स करके लेके आ रहे हो। डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे। तो मैं स्पेसिफिकली आपको ये नहीं बता सकता कि भाई आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है या फिर ये प्रोडक्ट सेल करना है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि भी आप जो है वो कौन सा प्रोडक्ट कम प्राइस पॉइंट पे जो है वो लेके आ रहे हैं और मार्केट में जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जब इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि भी हमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना है या फिर हमें ये जो है प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके बाद में बात आती है सेलिंग स्ट्रेटजी की। तो यहाँ पे सबसे कॉमन स्ट्रेटजी सक्सेसफुल सेलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, वो होती है प्राइवेट लेबलिंग या फिर वाइट लेबलिंग करना। प्राइवेट लेबलिंग या फिर वाइट लेबलिंग सेम सी टर्म है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें, तो मैं यहाँ पे जो उसको प्राइवेट लेबल ही बोल रहा हूँ, आप समझ जाना। प्राइवेट लेबल बेसिकली क्या होता है कि भी किसी प्रोडक्ट को हम किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से जो है वो मैन्युफैक्चर करवाते हैं और उसको जो है वो हम अपने ब्रांड नेम से आगे सेल करते हैं। हम बेसिकली जेनरिक प्रोडक्ट ले रहे हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रहे हैं और हम उसको जो है वो अपने ब्रांड नेम से सेल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं शर्ट जो है वो सेल करना चाहता हूँ और मेरे एक मैन्युफैक्चरर के साथ में कॉन्टैक्ट हो गए जो मुझे शर्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करके देंगे। हालांकि वो मैन्युफैक्चरर बाकी लोगों को भी करके दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं अपने हिसाब से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। तो या तो मैं उनसे जो है वो लेबलिंग करवा लूँगा शर्ट्स के ऊपर अपनी ब्रांड की। अगर मैं अपनी ब्रांड की लेबलिंग नहीं करवा रहा उनसे, वो मुझे नहीं करके दे रहे, तो मैं उनसे जो है वो जेनरिक लूँगा और मैं उनको बोल दूँगा कि भाई मैं इनको बाद में अपनी ब्रांडिंग से जो वो सेल करूँगा। तो उसके बाद में उसकी बॉक्स पैकिंग या फिर जिस भी तरीके की पैकेजिंग मैं रखना चाहूँ उस पर अपनी ब्रांड की पैकेजिंग करके जो है वो मैं उसको आगे सेल कर सकता हूँ। इसको बेसिकली प्राइवेट लेबलिंग या फिर वाइट लेबलिंग कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन हम वहाँ से सोर्स करके उसको आगे अपने ब्रांड नेम से सेल कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे लिखा आता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय। तो मैन्युफैक्चर जो है वो अलग कंपनी करती है, मार्केटिंग जो है वो अलग कंपनी करती है या अपनी ब्रांड से जो वो आगे सेल करती है। तो इसको बेसिकली प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं। प्राइवेट लेबलिंग का बेनिफिट क्या होता है और कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली हमें एक ब्रांड नेम लेना होता है। जिस भी कैटेगरी में हम सेल करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है वो हमें ट्रेडमार्क लेना होता है, हमारा ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवाना होता है। जब हम अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करवा लेते हैं, ब्रांड नेम रजिस्टर करवाने के बाद में हम अमेज़ॉन पे जो है वो अपने ब्रांड की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री करवाने का मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के ओनर हम हैं और ये जो है वो हमारा ब्रांड है। जब हम ब्रांड ओनर होते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम नए प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं अमेज़ॉन पे। देखिए अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेलिंग के दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है, अगर हमारे पास में वो सेम प्रोडक्ट है तो हम उसके अंडर में अपने प्राइस जो वो मैप कर सकते हैं। लेकिन प्राइस मैपिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो ऑलरेडी उनको कोई सेलर सेल कर रहे हैं, 1, 2 या 4 जितने भी सेलर है वो सेल कर रहे हैं। अगर हम उसके अंडर में प्राइस मैपिंग भी करेंगे तो एक प्रोडक्ट पे ऑलरेडी
लिमिटेड उस पर कस्टमर्स आते हैं या लिमिटेड विजिटर्स आते हैं और उसके बाद में भी उस पर जो है वो सेलर्स आ जाते हैं, 4 5 6 सेलर्स, तो उनके बीच में भी डायरेक्टली कंपटीशन चलता रहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक प्राइस वॉर जो है वो चलता रहता है। तो वहाँ पे सेल आने के कम चांसेस होते हैं, जिस सेलर को बाय बॉक्स मिलता है उस पर ही जो है वो सेल आती है, या फिर जिस सेलर के प्राइस जो है वो कम होते हैं वहाँ पर उनको जो है वो सेल मिलती है। दूसरा, जब वो लिस्टिंग है या फिर वो ब्रांड है, तो वो ब्रांड के राइट्स जो है वो किसी दूसरी कंपनी या पर्सन के पास में रहते हैं, तो यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमारा खुद का ब्रांड है, हम खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, तो उसमें क्या है, थोड़े से कंट्रोल हमारे हाथ में ज़्यादा आ जाते हैं। कंट्रोल ज़्यादा आ जाते हैं तो हम जो है वो अपने हिसाब से ब्रांडिंग कर सकते हैं अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे अपनी ब्रांड को लेके। जैसे मान लीजिए मैंने XYZ ब्रांड बनाया है क्लोथिंग कैटेगरी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना एक ब्रांड स्टोर बना सकता हूँ, मैं अपने ब्रांड के लोगो जो है वो डिज़ाइन कर सकता हूँ, उसकी जो थीम है वो डिज़ाइन कर सकता हूँ, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स जो है वो अपने हिसाब से उनकी लिस्टिंग करवा सकता हूँ, जिसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या है कि क्रिएटिव कंट्रोल्स काफ़ी हमारे हाथ में रहते हैं। जब हम नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो उसका टाइटल हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, हम उसकी इमेजेस अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, उसके बुलेट पॉइंट चूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ उस पर A+ कंटेंट भी बना सकते हैं। A+ कंटेंट बेसिकली प्रोडक्ट डिटेल पेज के नीचे आपको देखने को मिलता है। कई प्रोडक्ट में आपने देखा भी होगा जिसमें इमेजेस के साथ में, वीडियोज़ के साथ में, रिच टेक्स्ट के साथ में जो है वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया गया रहता है। साथ ही हम प्रोडक्ट की जो है वो वीडियोज़ भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग में करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक तो हमारे ऑर्गेनिक सेल्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अमेज़न के सिस्टम में जो है वो एल्गोरिदम में जो है वो कमांड जाती है कि ये प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है। अमेज़न का एल्गोरिदम उस प्रोडक्ट को समझता है, वहाँ पे A+ कंटेंट भी रहता है, पूरी डिटेल्स रहती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं SEO में भी उसका बेनिफिट मिलता है। और दूसरा, जब हम लिस्टिंग अपने हिसाब से करते हैं, क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथ में होते हैं, तो हमको पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी जो टारगेट ऑडियंस जो है या फिर हमारे जो टारगेटेड कस्टमर्स है वो क्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब हमें ये सब रिक्वायरमेंट्स पता होती है तो हम स्पेसिफिक होकर लिस्टिंग भी जो है वो उस हिसाब से करते हैं। कस्टमर का जो पेन पॉइंट है उसको भी हम जो उस लिस्टिंग में एड्रेस करते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट जो है उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सारी कंट्रोल अपने हाथ में होते हैं। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं कि जब हम लिस्टिंग करें नए प्रोडक्ट की, तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि सेलर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस को कॉपी कर लेते हैं। एक सेलर ने जो है वो ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट करके रखा हुआ है, वो सेम इमेज कॉपी करके जो वो दूसरा, या फिर सेम कंटेंट करके जो मतलब डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं, सेम टू सेम दिखने वाली। ऐसा न करके हम क्या कर सकते हैं, हम नई यूनिक जो है वो लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब सेम कस्टमर कोई कीवर्ड डाल के प्रोडक्ट सर्च करेगा और उनको सेम प्रोडक्ट दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ में जाने वाला है जिस पे रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे हैं और जिसके प्राइसिंग जो है वो अच्छी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लिस्टिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे 10 लिस्टिंग आपको एक जैसी दिख रही है, 10 प्रोडक्ट आपको एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट आपको डिफरेंट दिख रहा है वहाँ पे, तो वो नोटिसेबल भी होता है। और नोटिसेबल होने के साथ में अगर हमने उसको अच्छा डिफाइन करके रखा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर एक बार तो क्लिक करके उसको विजिट करेंगे। अगर उसको क्लिक करके विजिट करेंगे तो हमारी जो क्लिक थ्रू रेट है वो इम्प्रूव होगी। अगर क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव हो रही है, तो अगर उसमें से कोई कस्टमर परचेस भी करता है तो हमारी कन्वर्जन रेट भी जो है वो इंप्रूव होगी। तो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट सर्च किया और वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग तरीके से हाईलाइट हुआ, क्योंकि उसकी लिस्टिंग जो है वो हमने किया, तो उसकी CTR जो है वो डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है। अगर CTR वहाँ पे बढ़ेगी तो हो सकता है कि हमारी कन्वर्जन रेट जो है वो भी बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हाथ में क्रिएटिव कंट्रोल होता है लिस्टिंग करने के लिए, और हम लिस्टिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपनी ब्रांड के साथ में, और अच्छे तरीके से जो है वो हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्टली सक्सेसफुल सेलर जो है वो ऐसा ही करते हैं। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद में या तो हम वेट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जो है वो हमारे प्रोडक्ट पे आए, अलग अलग कीवर्ड्स पे अगर अमेज़न पे कस्टमर्स आके सर्च कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे रैंक हो रहा है, तो ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जो है वो हमारे प्रोडक्ट पे आए और उससे जो है वो परचेज़ करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक सर्च में हो सकता है टाइम लगे, या फिर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आने में हो सकता है कि भी थोड़ा सा कम ट्रैफिक आए, या फिर थोड़ा सा समय जो है वो इसमें लगे लिस्टिंग को बूस्ट होने में या फिर सर्च में आने में, तो हम यहाँ पे जो वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग करते टाइम हमें बहुत चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ रही है। देखिए, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल क्या रहते हैं कि अमेज़न पे हमने कितने की एडवर्टाइजिंग की और उस एडवर्टाइजिंग के एवज़ में जो है वो हमें सेल कितनी मिली। जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपये के मैंने ऐड चलाई और उस पर जो है वो 10,000 रुपये की सेल मैंने जनरेट की, तो उसमें क्या है, जो मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है वो यहाँ पे होगी 10%। एवरेज 10% तक ठीक मानी जाती है। अगर 10% से कम रहती है तो भी बढ़िया है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा जाती है, 15% या फिर 20% या फिर 30%, तो हमें जो वो इसमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमें देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअल में निकल भी पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो जो है वो आपको प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो बेटर है कि हम एक एडवर्टाइजिंग बजट डिसाइड करें और उस बजट के हिसाब से जो है वो प्रॉपर प्लानिंग करके उसके हिसाब से जो है वो कैंपेन रन करें। कई बार मैंने देखा है कि सेलर्स इस वजह से भी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या इस वजह से भी उनको बिजनेस में लॉसेज हो जाते हैं कि वो एडवर्टाइजिंग करते तो हैं लेकिन उस पर इतना डीप जाते नहीं है, इतना एंड डेप्थ जो है उसको देखते हैं नहीं। तो कई बार उनकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हाई हो जाती है, कई बार एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती है और उनको रिजल्ट्स भी जो उस पर मिलते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। एडवर्टाइजिंग के बाद में एक और चीज़ है जो सेलर्स को ग्रो होने के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होती है कि आपके प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी कितनी है। जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर आने शुरू हो गए, एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया और उस पर जो ऑर्डर आने लगे, 50 इन्वेंट्री जो वो हमने डाल के रखी हुई है, हमने मैन्युफैक्चरर से बात करके जो 50 यूनिट उसकी मंगवा ली है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो आती है फुलफिलमेंट ऑप्शन चूज़ करने की। फुलफिलमेंट ऑप्शन क्या होता है कि जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हमने लिस्टिंग कर दी, हमने एडवर्टाइजिंग भी कर दी, या फिर ऑर्गेनिकली भी जो है वो ट्रैफिक आ रहा है, तो ऑर्डर जो है वो हम कस्टमर को कैसे शिप करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि कस्टमर्स को चाहिए कि प्रोडक्ट जो है जल्दी से जल्दी उनके पास में आ जाए और प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट भी जो है उनको ना देनी पड़े। ये बेसिकली एक कस्टमर का बिहेवियर रहता है परचेजिंग करते टाइम ऑनलाइन। दूसरा, अमेजोन के काफ़ी सारे कस्टमर्स के पास में प्राइम मेंबरशिप भी रहती है। अब जिनके पास में प्राइम मेंबरशिप रहती है ना, वो ये प्रीफर करता है कि वो वही प्रोडक्ट ऑर्डर करें जिन पे जो है वो प्राइम बेच है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल जाता है और फ्री शिपिंग भी जो है वो साथ में मिल जाती है। तो फुलफिलमेंट ऑप्शन में हमारे लिए बेस्ट ये रहता है कि या तो हम अमेजोन पे प्राइम बेच ले लें, सेलर फुलफिल्ड अगर कर रहे हैं तो एटलीस्ट प्राइम बेच जो है वो हमारी लिस्टिंग्स पे होना चाहिए। वरना हम क्या कर सकते हैं, हम फुलफिल्ड बाय अमेजोन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एक साथ अपने प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में बेच सकते हैं। वहाँ पे जो है वो कस्टमर को फुलफिल्ड बाय अमेजोन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा और प्राइम का ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरा, अमेजोन के FBA वेयर हाउस से शिप होगा तो पैकेजिंग और वो सब की चीज़ें भी जो है वो अमेजोन की टीम वहाँ पे मैनेज करेगी और हम अपने कोर बिजनेस पे या मार्केटिंग पे या ब्रांडिंग पे जो वो फोकस कर पाएंगे इन सब चीज़ों को न देख के। तो फुलफिलमेंट ऑप्शन का एकदम सही तरीके से चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है हमारे बिजनेस को ग्रोथ दिलवाने में। दूसरा, अगर हम फुलफिल करने जा रहे हैं अमेजोन FBA के थ्रू या फिर अगर हम सेलर फुलफिल भी कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रेशो बहुत कम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमने 50 इन्वेंट्री मंगाई या तो FBA में बेच दी, ये मान लीजिए हमारे पास में ही है 50 पे जब ऑर्डर आए सोल्ड आउट हो गई, तो उसको वापस रीस्टॉक करने में हमें 5 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का टाइम लग रहा है। मैंने कई बार देखा है सेलर इसकी वजह से ही ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में रीस्टॉकिंग नहीं होती कंसिस्टेंसी के साथ में प्रोडक्ट की। क्योंकि नए सेलर ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो कई प्रोडक्ट्स पे एक साथ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए 50 प्रोडक्ट उन्होंने लेके रखे हुए, सबके 50-50 इन्वेंट्री जो वो डाल के रखी हुई है, उसमें से 10 प्रोडक्ट सेल होने लगे, उन पे अच्छी सेल आने लगी, तो जाहिर सी बात है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे थोड़े टाइम में। जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो उनको वापस रीस्टॉक हुआ नहीं, रीस्टॉक हुआ तो 2-4 प्रोडक्ट रीस्टॉक हुए, 4-5 रह गए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमारे आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं वहाँ पे बेसिकली उनकी रैंकिंग जो है वो गिरने लग जाती है। उन प्रोडक्ट की जगह पे उनके जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है या उनके से जो मिलते जुलते प्रोडक्ट है वो रैंक करेंगे, और कस्टमर्स को तो प्रोडक्ट चाहिए तो वो उनके ऊपर ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो हमारे वाले प्रोडक्ट की रैंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं डाउन आ जाएगी अगर हम उसको रीस्टॉक नहीं करेंगे टाइम पे। लेकिन वहीं अगर कंसिस्टेंसी के साथ में हमारे प्रोडक्ट स्टॉक में रहेंगे, तो अगर कस्टमर रिपीट उनको परचेज़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनको परचेज़ कर रहे हैं, तो हमारी जो वो कन्वर्जन रेट बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कन्वर्जन रेट बढ़ेगी तो उसकी रैंकिंग सुधरेगी, रैंकिंग सुधरेगी तो फिर कन्वर्जन रेट बढ़ेगी। तो ये बेसिकली एक साइकिल होता है जो चलता रहता है। तो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ एक टेक्निक्स थी जिनका यूज़ करके सेलर जो है वो अमेजोन पे ग्रो कर सकते हैं, अपना एक अच्छा बिजनेस जो है वो स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका आगे आने वाली वीडियो में हम जो है वो टाइम पे डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।